अस्सलाम वालेकुम, मुझे कैसे हैं सब लोग? आप सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 12 की एक्सरसाइज देखेंगे, कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस। अच्छा, ये बुक मेरे पास थोड़ी ओल्ड है तो इसमें थोड़ी सी चेंजिंग हुई हुई है। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है ना, ये वाला है, ठीक है। 12.1 कहते हैं इस मीजॉन्स और बोसॉन्स आर फर्मियॉन्स। ये जो मीजॉन्स हैं वो आइदर बोसॉन्स हैं या फर्मियॉन्स हैं। आपने रीजन देनी है क्यों। अगर वो बोसॉन्स हैं तो क्यों है, अगर फर्मियॉन्स हैं तो क्यों है। अच्छा, मीजॉन्स हमारे पास होते हैं क्या, इसके आंसर की तरफ देखते हैं। मेसॉन्स उनको बोलते हैं बेटे जो एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क से मिलकर बनता है, ठीक है। क्वार्क और एंटी क्वार्क का मतलब होता है किसी क्वार्क के ऊपर अगर आप बार लगा देते हो ना तो वो हमारे पास एंटी क्वार्क हो जाता है। लाइक ये मेरे पास जो पायोन की एग्जांपल है, ठीक है। तो ये मेसॉन किसी भी ऐसे पार्टिकल को बोलते हैं एस जिसको दो क्वार्क से मिलकर बनता है, एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क से। अच्छा, जो हमारे पास मेसॉन्स होता है ना, ये इसको हम लोग बोसॉन्स बोलते हैं। क्यों बोसॉन्स बोलते हैं, इसका आंसर देखते हैं। तो कहते हैं मेसॉन्स जो है ना वो बेसिकली बोसॉन्स हैं। पहली बात कि ये हमारे पास दो पार्टिकल से मिलकर बनता है, एक क्वार्क से और एक एंटी क्वार्क से। दूसरा, ये हमारे पास मेसॉन्स की जो स्पिन होती है ना वो या तो इंटेग्रल मल्टीपल होती है, या वो जीरो होगी या वो वन होगी। ये बेसिकली प्रॉपर्टी है, अगर किसी पार्टिकल की स्पिन जीरो हो या वन हो तो इसको बोसॉन्स बोलते हैं। दूसरा, ये बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को ओबे करता है। बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स हमें क्या कहती है कि हमें कहती है कि ये मैंने जब टॉपिक एक्सप्लेन किया तो उसमें मैंने बताया था बोस जो हमारे पास आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स है वो बोसॉन्स फॉलो करते हैं। वो कहते हैं हमारे पास एक ही एनर्जी स्टेट में डिफरेंट पार्टिकल्स एक जैसे पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेसॉन्स जो है वो इसी कह लें स्टैटिस्टिक्स को ओबे करते हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं ये हमारे पास क्या है, बोसॉन्स है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। हमारे पास रिड्यूस सिलेबस में 12.2 जो है ये क्रॉस हुआ है तो हम ये नहीं करेंगे। 12.3 पे चलते हैं। कहते हैं विच इज मोर एनर्जेटिक, अल्फा पार्टिकल और बीटा डिके, जस्टिफाई योर आंसर। आपने बताना है अल्फा डिके में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, या ये ज़्यादा हमारे पास एनर्जेटिक होता है, या फिर बीटा डिके। ये हम लोगों ने डिफरेंट डिके प्रोसेस पढ़े थे। ये हमारे पास था अल्फा डिके। अल्फा डिके किसको बोलते हैं, जब बच्चे किसी भी न्यूक्लियाई में से अल्फा पार्टिकल जो है वो अमिट होता है, रिलीज होता है, ठीक है। जिसकी वजह से जो डॉटर न्यूक्लियाई होगा ना उसका जो मास नंबर है वो 4 कम हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 4 कम होगा, मतलब ज़्यादा उसमें डिफरेंस आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक हैवी पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है। अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं, हीलियम न्यूक्लियस को बोलते हैं, ठीक है, जिसका मास काफ़ी ज़्यादा होता है। इसमें इसका मास नंबर 4 होता है, एटॉमिक नंबर 4 होता है, जिस 2 होता है, जिसकी वजह से जो डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा जो हमारे पास आएगा उसकी कंपैरेटिवली ज़्यादा डिफरेंस होगा एज कम्पेयर टू पेरेंट न्यूक्लियाई। जैसे ये देखें इसका मास नंबर 4 कम हो रहा है, एटॉमिक नंबर 2 कम हो रहा है। इसके कंपैरिजन में अगर आप बीटा डिके में देखें, बीटा डिके में ना हमारे पास एक पार्टिकल जो है वो बेसिकली कंसीडर करें कि बीटा माइनस डिके होता है और साथ में हमारे पास एंटी न्यूट्रिनो डिके होता है। लेकिन ये देखें जो डॉटर न्यूक्लियाई है उसमें आज सच कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, उसका मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर में सिर्फ 1 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब यहाँ पे इतना ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस नहीं आ रहा डॉटर न्यूक्लियाई में। तो वो इसी रीज़न को एक्सप्लेन कर रहा है कि हमारे पास अल्फा पार्टिकल जो 12.2 है ये क्रॉस हुआ है कि अल्फा डिके जो है ये बेसिकली ज़्यादा एनर्जेटिक होता है एज कम्पेयर टू बीटा डिके। क्यों? क्योंकि जो अल्फा डिके है बेसिकली उसमें अल्फा पार्टिकल रिलीज हो रहा होता है जो काफ़ी हैवी ऑब्जेक्ट पार्टिकल होता है, राइट। तो उसको मूव करवाने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज हो रही होती है, इसलिए जो डॉटर न्यूक्लियाई हमारे पास बनेगा उसमें और पेरेंट वाले में जो न्यूक्लियाई होगा उसमें ज़्यादा डिफरेंस होता है एनर्जी डिफरेंस का। जैसे मैंने आपको बताया भी था हमारे पास उसमें मैस नंबर जो है वो 4/4 फैक्टर हमारे पास वो कम हो जाता है और एटॉमिक नंबर 2 कम होता है, ठीक है। मतलब ज़्यादा डिफरेंस आ रहा होता है तो हम कहते हैं यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है एज कम्पेयर टू बीटा डिके। तो वो यहाँ पे ये कह रहा है बीटा में हमारे पास एनर्जी जो है वो रिलीज कम होती है क्योंकि उसमें डॉटर में और पेरेंट में ऐसा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। तो याद रखिएगा अल्फा पार्टिकल में ज़्यादा हमारे पास एनर्जी रिलीज हो रही होती है, उसमें ज़्यादा डिके अल्फा डिके में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट हमारे पास 12.4 बच्चे, ये भी रिड्यूस सिलेबस में क्रॉस हुआ हुआ है तो ये भी हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं 12.5 पे। कहते हैं व्हाई डज अल्फा पार्टिकल डज नॉट मेक फिजिकल कंटेक्ट विद द न्यूक्लियस व्हेन हेडेड डायरेक्टली टुवर्ड्स इट। बच्चे अल्फा पार्टिकल कहते हैं किसका, ये बेसिकली हीलियम का न्यूक्लियस होता है। हीलियम का न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं जिसके ऊपर बच्चे हमारे पास 2+ चार्ज होता है, ठीक है। तो कहते हैं ये न्यूक्लियस के ऊपर डायरेक्टली हेड ऑन कोलिजन क्यों शो नहीं करता। और ये अपने बेसिकली चार्ज की वजह से नहीं करता कि हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल होता है ये न्यूक्लियस के ऊपर इसलिए शो नहीं करता है क्योंकि रिपल्शन की वजह से। न्यूक्लियस के ऊपर भी चार्ज होगा, कोई भी पार्टिकल होगा उसके ऊपर भी चार्ज पॉजिटिव होता है और अल्फा पार्टिकल के ऊपर भी चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जिसकी वजह से रिपल्सिव फोर्सेज होती हैं, इसलिए ये न्यूक्लियस के साथ डायरेक्टली हेड ऑन क्लियर नहीं करता। लाइक हमारे पास ना ये अल्फा पार्टिकल होता है, अल्फा पार्टिकल के ऊपर +2 चार्ज है, तो ये किसी भी न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन नहीं करेगा, डायरेक्ट नहीं करेगा क्योंकि उसके ऊपर भी प्लस चार्ज है और न्यूक्लियस के ऊपर भी प्लस चार्ज होता है, तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। हाँ, ये अगर एटम है तो उसके इलेक्ट्रॉन को जरूर कैप्चर करेगा लेकिन न्यूक्लियस के साथ हेड ऑन क्लियर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि रिपल्सिव फोर्सेज होंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। अब हम लोग एक्सरसाइज के ना लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन की तरफ, उनको देखते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाट इज मेंट बाय रेडियो एक्टिविटी, कंपेयर द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन। अच्छा, इसमें अल्फा डिके, बीटा डिके, वो सारी हमने पढ़ी थी, लेकिन मैं इसका आंसर दिखा देती हूँ। ये रेडियो एक्टिविटी है, इसको पहले डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद इसमें 3 टाइप्स देखेंगे, अल्फा बीटा, और इसको एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करेंगे, जो इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह को एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली यहाँ तक आ जाएगा इसका आंसर फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। सेकेंड क्वेश्चन है, एलेबोरेट द फिनोमेना ऑफ बीटा पॉजिटिव डिके एंड बीटा माइनस डिके। तो ये भी हमने कंप्लीट देखा था। अच्छे, ये बीटा डिके था, बीटा डिके का मतलब है बीटा पार्टिकल का रिलीज होना। पहले बीटा माइनस था, फिर इसको हमने एक्सप्लेन किया था, लेटर ऑन हमने बीटा पॉजिटिव देखा था। तो यहाँ तक बेसिकली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैटर एंड एंटी मैटर, डिस्कस रीजन व्हाई आवर यूनिवर्स इज ऑलमोस्ट इंटायरली कंपोज्ड ऑफ मैटर, कि हमारे पास ज़्यादा मैटर क्यों है। पहले एंटी मैटर और मैटर का हम बात करेंगे इसमें। अच्छा, ये टॉपिक था 12.3 मैटर और एंटी मैटर, तो ये सारा इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12.4, एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ पेयर एनिहिलेशन। पेयर एनिहिलेशन हम देखेंगे, एंड एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ दिस प्रिंसिपल इन द मैग्नेटिक फील्ड, और हमने इसको एक्सप्लेन करना है इन शॉर्ट वर्ड्स। अच्छा, ये हमारे पास एनिहिलेशन ऑफ मैटर हमने पढ़ा था कि जब 2 पार्टिकल्स मिलकर आपको रेडिएशन देते हैं। ठीक है, और इसमें आपने ये साथ में डायग्राम भी ड्रॉ करनी है, तो ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, ये वाला इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा। आगे वो आपको एक्सप्लेन भी कर रहा है, यहाँ तक ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसमें ना बच्चे पेयर एनिहिलेशन तो एक्सरसाइज में है, लेकिन ये पेयर प्रोडक्शन भी लाजमी कर लीजिएगा। ये भी आपके पास ना एक्सरसाइज में मोस्ट कॉमनली शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, या फिर एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है इसकी एनर्जी के बारे में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन एक्सरसाइज में पेयर एनिहिलेशन के बारे में पूछा तो सिर्फ हम लोग वही बताएंगे, पेयर एनिहिलेशन या एनिहिलेशन ऑफ मैटर आ जाएगा। ठीक है, 12.5 है हमारे पास, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम इन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर एनिहिलेशन। वही अगेन पेयर एनिहिलेशन वाली बात कर रहा है। ठीक है, वही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ी स्टेटमेंट चेंज कर दिया कि उसमें एनर्जी मोमेंटम किस तरह से कंजर्व रहेगा। तो यही हमारे पास पेयर एनिहिलेशन ही है बेसिकली, जिसमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में कंबाइन होकर आपको रेडिएशन देते हैं, गामा रेडिएशन। जितनी उसकी स्टार्टिंग में एनर्जी होगी, उनके रेस्ट मास की एनर्जी, वो बेसिकली इसकी एनर्जी के इक्वल होगा। तो वो एनर्जी कंजर्वेशन भी बता रहा है, बाद में वो आपको मोमेंटम कंजर्वेशन भी बता रहे हैं कि स्टार्टिंग में भी उनका कोई मोमेंटम नहीं होता, बाद में भी कोई मोमेंटम नहीं होता। तो बेसिकली इसी चीज़ को वो एक्सप्लेन कर रहा है। तो अगेन यही इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन की सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट चेंज कर दिया, आंसर अगेन वही है। ठीक है, लेकिन आपने दोनों हिसाब से इस क्वेश्चन को देख लेना है, तो इसका आंसर देख लीजिएगा। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास 12.6, डिस्क्राइब द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन टर्म्स ऑफ क्वार्क्स कंपोजिशन। आपने बताना है वो कौन से कितने क्वार्क्स से मिलकर बनता है, कौन से क्वार्क्स से मिलकर बनता है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अच्छा, ये आपके पास टॉपिक क्वार्क्स का हेड्रोन्स के नेम से होगा। ठीक है, क्वार्क्स। अब इसमें बताना है कि हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने क्वार्क्स से मिलकर बनते हैं, उनकी कंपोजिशन क्या है। ठीक है, तो ये प्रोटॉन के बारे में बता रहा है। प्रोटॉन 3 क्वार्क्स से मिलकर बनता है, आगे उसका चार्ज नंबर में वो फाइंड आउट किया हुआ है। ठीक है, ये इसके बारे में इसका स्ट्रक्चर बताया हुआ है, और बताया हुआ कितने क्वार्क्स, न्यूट्रॉन के क्वार्क्स का चार्ज नंबर बताया हुआ है कि ओवरऑल इसका चार्ज क्या होता है। तो ये इसमें आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा बेसिकली। बाकी आप लिखना चाह रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अगर स्पेसिफाई कर रहा है तो सिर्फ ये कर लें और साथ में ये डायग्राम्स बना लें। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब दी 4 फंडामेंटल फोर्सेज। अच्छा, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, डिस्क्राइब में, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है राइट ऑन द नेम ऑफ 4 फंडामेंटल फोर्सेज। तो ये लॉन्ग में भी इंपॉर्टेंट है और ये शॉर्ट में भी आ जाता है। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। ये 12.2 आपके पास टॉपिक है फंडामेंटल फोर्सेज, जिसमें सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सप्लेन किया है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को लेटर ऑन उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, आपके पास स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस को, इनका सबका कंपैरिजन मैंने आपको ये ऑलरेडी वैसे उसकी फॉर्म में भी दिखाया था। इस तरह से टेबल की फॉर्म में मैंने कंपैरिजन की फॉर्म में बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो मैसेस के दरमियान होती है, वीक जो फोर्सेज होती है वो क्वार्क्स के दरमियान होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चार्जेस के दरमियान होती है, स्ट्रॉन्ग भी बेसिकली क्वार्क्स के दरमियान होती है। फिर रेंज के बारे में बात की थी, फिर हमने इनकी स्ट्रेंथ के बारे में बात की थी। ठीक है, तो ये कंपैरिजन उस फॉर्म में भी आ जाएगा। आप इसको थ्योरेटिकल में भी करना चाहें तो थ्योरेटिकल में जैसे आपकी बुक में गिवन है वैसे भी कर सकते हैं, जैसे इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है थ्योरेटिकली, तो इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये वैसे शॉर्ट फॉर्म में इसको टेबल भी बताया हुआ है कि इसकी रेंज बताई हुई है और ये स्ट्रेंथ बताई हुई है। ये मैंने जब टॉपिक करवाया था, ये मैंने इसको कंप्लीट करवाया था, बच्चे इसको देख लीजिएगा टॉपिक में, तो ये आपको आइडिया हो जाएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन है 12.8, डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। वही एलिमेंट्री पार्टिकल्स, इसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स पढ़ा था, क्वार्क्स वगैरह पढ़ा था, तो वो इसमें आ जाएगा। अच्छा, ये इसमें फंडामेंटल पार्टिकल्स, इसको एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी बोला जाता है, वो बता रहे हैं। इसमें क्वार्क्स का बताया था हमने, इलेक्ट्रॉन्स का बताया था। ठीक है, फिर हमने बताया था 100 से ज़्यादा हमारे पास हैं, फिर उनको हमने क्लासेस में डिफाइन किया था, फर्मियंस, बोसॉन वगैरह, ये सारा उसके अंदर ही आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ तक ये इसमें आ जाता है। ठीक है,
कि हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स। आगे फर्दर हम लोगों ने हाइड्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स वगैरह पढ़े थे, वो करना चाह रहे हैं तो आप कर लें, वरना ये भी हमारे पास उसके अंदर आ सकते हैं। और ये हमारे पास फैमिली बताई हुई थी कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की फैमिली क्या होती है, तो उसको एटलीस्ट यहाँ तक सारे नहीं करने, तो आपने यहाँ तक क्लास में करने हैं, ये क्वार्क्स तक। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। मज़ीद इससे मुझे कुछ पूछना होगा मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।